का लेख समापन लेख है, मतलब आवारा भीड़ के खतरों का 28वां और सबसे अंतिम लेख है। लेकिन हरिशंकर परसाई जी की अपनी शैली में घोर व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया लेख है। ये साहित्य के मापदंडों को चुनौती देता है। हंसते हंसते जिसे जूता मारना कहते हैं ना, बस वही इस लेख के लिए उपयुक्त और सटीक शब्द हैं। यही कि क्या होता है जब एक साहित्यकार रूढ़ियों को, परंपराओं को तोड़ने की कोशिश करता है, तो कुछ लोगों को कितनी मिर्ची लगती है। यही मिर्ची तब भी लगी जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन लिखकर जो साहित्य के संस्कार हैं उनको तोड़ा। उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पर आपको मिलेगी कि किस तरीके से साहित्य में जो अदृश्य सत्ता है वो काम करती है समय समय पर। कंडीशंस अप्लाइड। चलिए लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जवाहर। आज के लेख का विषय है सन्नाटा बोलता है। एक बंधु परेशान आए थे। साहित्यिक हैं, परेशानी साहित्य की कसरत है। जब देखते हैं ढीले हो रहे हैं, परेशानी के दंड पेल लेते हैं, मांसपेशियां कस जाती हैं। शुरुआत ही व्यंग्यात्मक तरीके से की है कि साहित्य के दंड पेलना। जब भी परेशानी होती है तो साहित्य के दंड पेलने लगते हैं, आलोचनात्मक टिप्पणियां करने लगते हैं, ज्ञान बघाड़ने लगते हैं। वे कहने लगे, देखिए साहित्य में बड़ा सन्नाटा है। मैंने कहा, सन्नाटा है तो सो जाओ, नींद नहीं आती हो तो चोरी करो। सन्नाटे में यही दो काम हो सकते हैं। उन्हें संतोष नहीं हुआ, वे परेशान ही रहे। उनकी परेशानी की कसरत पूरी नहीं हुई थी। 20-25 दंड कम पड़ते थे। मतलब बिल्कुल जाहिर है, कहने का तात्पर्य है कि आलोचना करने आए थे और उसमें कुछ कमी रह गई। फिर भी तभी एक कुत्ता भौंका। मैंने कहा, सन्नाटा कहाँ है? कुत्ते तो भौंक रहे हैं। साहित्य में जब सन्नाटा आता है तब कुत्ते भौंक कर उसे दूर करते हैं। तो रूढ़िवादी साहित्यकार सावधान, ये लेख आपके ऊपर टिप्पणी है। साहित्य में दो तरह के लोग होते हैं, रचना करने वाले और भौंकने वाले। और आजकल तो एक तरह के और आ गए हैं, वो हैं साहित्यिक चोरी करने वाले, जो दूसरे की कविताओं को अपने नाम से छपवाते हैं और उसके लिए ट्वीट भी बाकायदा करते हैं। साहित्य के लिए दोनों जरूरी हैं। रचनाकारों को भौंकने वालों की जरूरत है, वरना स्तर गिर जाएगा। आचार्यगण जो एक दूसरे के विश्वविद्यालय पर कुत्ते छोड़ते हैं, इस विषय पर शोध क्यों नहीं करवाते? साहित्य रचना में श्वान कर्म का योगदान, शोध यहां से शुरू कर सकते हैं। युधिष्ठिर हिमालय पर अपने साथ कुत्ता ही क्यों ले गए? घोड़ा या हाथी क्यों नहीं ले गए? उस कुत्ते का महाभारत की साहित्यिक गतिविधियों में क्या हाथ है? तो ये एक शोध का विषय दे रहे हैं व्यंग्यात्मक शैली में। मेरे साहित्यिक बंधु की परेशानी मिटी नहीं। मुझे समझ में आ गया, उन्हें सन्नाटे का इन्फेक्शन लग गया है। वही जो फीचर है ना, सन्नाटा साहित्य में या शहर में, शायद दिल्ली से ये इन्फेक्शन लगा है। पर मैं तो 3 महीने दिल्ली में रहा, जब वहां साहित्य में सन्नाटा चल रहा था, मुझे तो इन्फेक्शन नहीं लगा। कहने का मतलब है जरूर किसी घटना का जिक्र कर रहे होंगे। लेख है, इस लेख में तिथि नहीं दी है लेख को लिखने की। अंतिम लेख है और इसमें तिथि नहीं दी है, जबकि अब तक हर लेख में, पूरे 27 लेखों में लेख कब लिखा गया उसकी तिथि मेंशन की गई है, लेकिन इसमें कोई तिथि नहीं लिखी गई है। ये जरूर किसी ऐसी घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसके ऊपर हरिशंकर परसाई जी ने तो लिखा, लेकिन दूसरे लोग चुप्पी मार के बैठ गए, या यूं कहूं अपना सुविधा देख रहे थे पहले। मुझे तो इन्फेक्शन नहीं लगा, पर मैं तो 3 महीने दिल्ली में रहा, पर यहाँ साहित्य में सन्नाटा चल रहा था। मुझे तो इन्फेक्शन नहीं लगा। मुझे पेनिसिलिन और टेरामाइसिन दिए जा रहे थे।
फिर मैं दिल्ली का सन्नाटा खुद तोड़ रहा था। मेरी टांग की हड्डी टूट गई थी और मैं चीखता था। इससे साहित्य का सन्नाटा मिटता था। किसी शहर के साहित्य में अगर सन्नाटा आ जाए तो किसी लेखक की टांग तोड़ दी जाए, उसकी चीख से सन्नाटा मिट जाएगा। हिंदी का इतिहास है कि जब जब किसी लेखक या गुट की टांग टूटी है, सन्नाटा मिटा है। जब जब साहित्य चर्चा में जो गैर जरूरी समझा गया है वो दखल दिया गया है, तो तब तब खलबली मचती है साहित्य में। यह भी मालूम होगा कि ऊपर से फिसलकर सड़क पर पड़े पड़े बड़े पत्थर ही शोर करते हैं, गतिरोध हो गया। अब गूंगे शिकायत कर रहे हैं कि सन्नाटा है। वे जो लोग साहित्य का जिनके नाम पर जिनको मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अब वो भी ये बोल रहे हैं, दूसरों पर आक्षेप लगा रहे हैं। वे नहीं बोल रहे हैं तो कोई नहीं बोल रहा। बहरे को दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती, अपनी भी नहीं। उसके अपने होंठ जब हिले तो उसे लगता है सन्नाटा है। तब कहीं किसी के होंठ नहीं हिल रहे हैं, शायद दाढ़ में दर्द होगा, विद इन ब्रैकेट्स है ये बात। तो वह सोचता है कि सर्वत्र सन्नाटा है, मैं नहीं बोल रहा हूं तो कोई नहीं बोल रहा। मेरे इस बेचारे बंधु को दिल्ली का इन्फेक्शन लग गया है। हम छोटे शहर वालों को पहले इलाहाबाद का इन्फेक्शन लगता था। संगम है, तीर्थराज। सुनते थे प्रयाग में किसी लेखक ने गंगा के पानी से कुल्ला कर दिया, तो हम इधर नर्मदा में नहा लेते थे। मतलब यदि गंगा में कुल्ला कर दिया तो गंगा दूषित हो गई, नर्मदा में नहा लो, बहुत सारी नदियां हैं। वैसे तो ये व्यंग्य कर रहे हैं साहित्य पर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस घटना को ये ले रहे हैं, क्योंकि लेख का जो तिथि है वो उसका भी उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। तो उसे समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कनेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस घटना को लेकर ये लेख लिखा गया है स्पेसिफिकली। पर त्रिवेणी अब दिल्ली शिफ्ट हो गई। गंगा की एक दो धाराएं बंबई भी चली गईं। कुछ नाले दूसरी जगह जाकर नदी बन गए। सुना है प्रयाग की सफाई नालियों की भी कुछ महत्वाकांक्षा है। ऐसे लेखकों का जिक्र है जो खुद तो कुछ नहीं है, किसी की मेहरबानी से फल फूल रहे हैं, अब दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। यही मैं अब कनेक्ट कर पा रही हूं इससे। तो साहित्य का तीर्थराज दिल्ली चला गया। गंगा यमुना तो गई, पर सरस्वती ने मना कर दिया। सरस्वती विहीन तीर्थराज दिल्ली पहुंच गया। यों तो प्रयाग में भी सरस्वती अंडरग्राउंड हो रही है, पन्नों के डर से। तो अब इन्फेक्शन दिल्ली से मिलता है। सुनते हैं दिल्ली में 2 लेखक में गाली गलौच हो गई, तो हम फौरन जूता उठाकर शहर में किसी लेखक की तलाश में निकल पड़ते हैं कि किसके ऊपर अब आरोप मढ़े जाएं। मेरा कर्तव्य है कि मैं सन्नाटा तोड़ूं, पर कैसे? मेरी टांग में अब दर्द नहीं है, चीख नहीं सकता। मैं जानता हूं हड्डी जुड़वाकर मैंने साहित्य का बड़ा अहित किया है। यो मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ शोर हो। एक पत्रिका निकलती है, मुझे पत्रिका पसंद है, पर उसका निकलना मुझे पसंद नहीं है। पत्रिका भी पसंद इसलिए है कि उसमें जो छपता है वह मेरी समझ में नहीं आता। इस पत्रिका पर भौंकने के लिए कुत्तों की भर्ती हो रही है। गोलमोल बात है, किस पत्रिका को लेकर कह रहे हैं नहीं समझ आ रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन में उन्होंने लिखा था, नाम लिखे थे, सरिता पत्रिका का नाम लिखा था, लेकिन यहां पर पत्रिका का नाम मेंशन नहीं है, तो कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। काफी तो भर्ती हो चुके हैं और भौंक भी रहे हैं। क्या मैं भी भर्ती के लिए अर्जी दूं? सोचता हूं किसी का पट्टा गले में डाल लूं, या हैसियत हो तो खुद पट्टे खरीद कर कुछ कुत्तों के गले में डाल दूं और छू कर दूं। अब यहाँ पर ये बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा साहित्य की जो सत्ता है वो किस तरह काम करती है। जो एडिटर या जो मैगजीन वाले हैं, जो बोला जाता है वैसे ही कुछ साहित्यकार लिखते हैं उलझल, और जो नहीं लिखते हैं वे ऐसे ही रह जाते हैं। मैंने बताया कि इस तरह के कामों में सन्नाटा मिटता है। कोई झगड़ा हो, कोई टांग खींच का खेल हो, प्रतिभा हनन हो, निंदा गोष्ठी हो, अभियान हो, तो सन्नाटा मिटता है। अब सीधे सीधे पॉइंट पर आ गए हैं। साहित्यिक चिंतन और साहित्य सृजन से कोई सनसनी नहीं फैलती। कुछ लोग कहते हैं कि आपातकाल से साहित्य में सन्नाटा आया है, पर आपातकाल में बाकी सब तो चालू रहा है।
आरोप प्रत्यारोप लगाना, एक दूसरे की टांग खींचना। हत्या होती है, अपहरण होता है, चोरी होती है, गाली गलौच होता है। आपातकाल में ही मेरे मोहल्ले की एक पवित्र पतिव्रता भगाई गई। इसमें मोहल्ले को ही नहीं, शहर का सन्नाटा मिट गया। हर चौराहे पर, पान के ठेले पर यही चर्चा थी। ऐसा लगता था जैसे किसी क्रांतिकारी महाकाव्य की रचना हो गई हो। सीता हरण के बाद दूसरी उतनी ही बड़ी घटना हुई है ये। राम रावण युद्ध तो अदालतों में हो रहा है। हर पेशी पर सनसनीखेज अध्याय हैं। ऐसा कुछ साहित्य वाले भी क्यों नहीं कर डालते। ये जरूर शायद राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद से जुड़ा हुआ कोई लेख है। अब एक मजा और है, अपना सन्नाटा हम शहर के सन्नाटे से जोड़ देते हैं। शहर तो लेखक के व्यक्तित्व का प्रक्षेपण है। साहित्य का शहर में कर्फ्यू चालू कर दे तो सन्नाटा हो जाए। इस मुगालते में जीना कितना सुखद है कि शहर मेरे भीतर है। मैं जब कॉफी हाउस में किसी की कविता को घटिया कहता हूं तो तब मेरी जेब में पड़ा शहर सुनता रहता है। शहर बोलना चाहता है पर मैं उसे चुप करा देता हूं। सन्नाटा है ना। शहर से कुल मतलब लेखक का यह है कि वह उसमें किराए के मकान में रहता है। अनुभव भी किराए से मिलता है। मुझे भी ये बड़ा सुखद एहसास होता है कि जो मेरे भीतर हो रहा है सिर्फ वही शहर में हो रहा है। मुझे शहर को देखने की जरूरत नहीं है। शहर के बारे में मेरे अंदाज हमेशा सही रहे हैं। एक ही बड़ा सुखदायक भ्रम मैं और लोगों के साथ पालता हूं। यह भ्रम है कि साहित्य से ही सब कुछ होता है, खासकर मेरे साहित्य से। दिल्ली में अस्पताल में था जब सन्नाटा चल रहा था। लेखक बंधु 3-4 दिन बड़े तनाव में थे। मुझसे मिलने आते तो कहते, सुना आपने, अमुक जो आलोचक हैं उन्होंने कह दिया कि फला की कहानियां कहानियां ही नहीं हैं। तो अब ये मुद्दे की बात है, बताइए भला क्या अंधेरा है। दूसरे गुट वाले कहते, ठीक कहा है, जो उन्हें कहानियां कहता है वे बेवकूफ है। वे कहानियां नहीं, घटिया गद्दे के नमूने हैं। मतलब जो परंपरागत संस्कार जो हैं उन्हें तोड़ा जाए तो वे घटियापन है। जैसे बहुत लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहा था। उन्होंने अपनी लेखकीय भूमिका में इस बात का जिक्र भी किया कि बहुत लोगों को उससे तकलीफ हुई जूठन के आ जाने से। लोगों ने यहां तक भी कह दिया कि अपने आप को नंगा कर रहे हैं आप समाज के सामने। अब तो मैं अस्पताल छोड़कर बाहर जा नहीं सकता था। लेखक बंधु ही मेरे पास आते थे, बड़े उत्तेजित गुस्से में। बड़े तनाव के दिन थे वे। बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। मुझे शहर की चिंता थी। मैंने दिल्ली के ही एक गैर साहित्यिक सज्जन से पूछा, शहर में शांति तो है ना, कहीं दंगा फसाद तो नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, नहीं, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल शांति है। आपसे किसने कहा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा, मेरा ऐसा अंदाजा था कि शहर में सब जगह दंगा फसाद हो रहे होंगे। बात यह है कि एक लेखक की कहानियों को लेकर बड़ा उत्तेजक वातावरण बन गया है। वे सज्जन जोर से हंसे, कहने लगे, आपके डॉक्टर को बुलाऊं क्या, पड़े पड़े दिमाग में कुछ गड़बड़ तो नहीं पैदा हो गई। कहानी के विवाद से कहीं दंगा होता है। उस सज्जन ने मेरे अहंकार को झटका दिया। हमारे किए शहर में कुछ ही नहीं होता। सन्नाटा तोड़ने की कोशिश बेकार गई। मैं तो ये समझता हूं कि दुनिया एक बंदरिया है जिसे हम कंधे पर बिठाकर टी हाउस की कुर्सी पर बैठते हैं। मतलब सिर्फ चर्चा ही चर्चा होती है हर चीज की। एक कंधा दुखने लगता है तो बंदरिया को दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। कहते हैं, क्यों बंदरिया, सन्नाटे में है, ले बिस्कुट खा ले। तो लेख की तिथि मेंशन नहीं, संदर्भों को समझने में दिक्कत हुई, लेकिन लेख फिर भी मजेदार है। ये साहित्यिक चर्चा जो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने की है, उससे ये तो पता चलता है कि साहित्य कितना रूढ़िवादी है। साहित्य के जो सत्ता है, जो संस्कार हैं, जिन्हें समय समय पर लोग तोड़ने वाले भी आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो ये अंतिम लेख था। ये पुस्तक पूरी यहाँ समाप्त होती है और इस सफर में हमारे साथी बनने के लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ अम्बेडकर नामा टीम की तरफ से। अब अगले लेख में अगली पुस्तक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।